गुड मॉर्निंग भाई। Okay, yeah, good evening. So this session is related to your paper 2. In fact, I'll speak less. Subham will speak more. So as a obviously question will follow, but Subham, start with your strategy of paper 2, how you started the things from initial when you thought कि हमें CAPF का प्रिपरेशन करना है। ऑब्वियसली आपने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम CDS का प्रिपरेशन इन द सेंस डिफेंस में थे, लेकिन जब से आपने CAPF में शिफ्ट किया, जब से आपने CAPF को शुरू किया, तो किस ढंग से आपका प्रिपरेशन चला, उस पे आप पहले थोड़ा सा बताएं। सर मैंने सीएपीएफ की तैयारी स्टार्ट करी थी सीरियसली 2020 में। उससे पहले मैंने 2019 में सीएपीएफ का अटेम्प्ट दिया था जस्ट कॉलेज से पास आउट होने के बाद। बट उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, स्पेसिफिकली पेपर 2 के लिए। और उस टाइम पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन ओवरऑल राइटिंग स्किल्स में काफी लैक करता था, मैंने रियलाइज किया वो पेपर देने के बाद। तो 2020 में मैं सीरियसली इसके लिए मैंने एफर्ट्स स्टार्ट किए थे। तो जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करता गया तो मेरी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो धीरे धीरे इंप्रूव होती गई। और अभी अगर मैं थोड़ा डिटेल अपना जो स्ट्रेटेजी था उसके बारे में बताऊं पेपर 2 का, तो यस तो मेरा जो फोकस रहता था सर वो दोनों चीजों पे रहता था, कंटेंट पे और प्रैक्टिस पे। ताकि उसके हिसाब से मैं अपना जो होता था स्ट्रेटेजी प्लान करता था कि मुझे कंटेंट भी कलेक्ट करना है और एट द सेम टाइम मुझे अपनी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव करनी है। तो उसके लिए मैं कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता था, फुल लेंथ टेस्ट भी लिखता था, सॉल्व करता था, ताकि और धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं अपने आइडियाज को बेटर वे में प्रेजेंट करने लग गया था सर। और साथ में मैंने कुछ कोट्स इकट्ठा किए थे, कुछ रिलायबल डाटा वगैरह कलेक्ट किया था। तो उसको मैं अपने एसेज में ऐड करता था, जिससे मुझे लगा कि एक वैल्यू एडिशन हो रहा था मेरे आंसर्स में। एंड एट द सेम टाइम जो कंसिस्टेंट रीडिंग थी वो तो चली रही थी, काफी काफी टाइम से चल रही थी, तो उससे मेरे पास कंटेंट इकट्ठा होता जाता था। एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिस के साथ मैं उस कंटेंट को ज्यादा बेटर पुट करने लग गया। और मुझे लगता है सर वही मुझे काफी हेल्प किया एक्चुअल एग्जाम में बेटर करने में, परफॉर्म कंपेयर टू माई 2019 अटेम्प्ट, जहाँ पे मैं पेपर 2 में बहुत लैग कर रहा था। और 2020 में आई वॉज एबल टू बिल्ड द फ्लो इन माई एसेज, इन माई आर्ग्यूमेंट्स। और मैं काफी सेटिस्फाइड था अपनी परफॉर्मेंस से। तो मुझे लगता है सर वो कलेक्टिवली जो परफॉर्मेंस जो प्रैक्टिस थी उसके कारण वो परफॉर्मेंस में विजिबल हो पाया सर। ओके, आपका एक्चुअल जब मार्क्स आया तो 113 आया, तो आप 113 या जो भी 110 प्लस, इनफैक्ट थर्ड 3 डिजिट में मार्क्स को मैं बहुत अच्छा मानता हूं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो क्या आपको लगता है कि आप थोड़ा और डिजर्व करते थे, या जो ये मार्क्स है मिला आपको वो सही मिला? सर मेरे ओपिनियन में तो जब मार्कशीट आई तो मैं बहुत हैप्पी था अपने मार्क्स से, बिकॉज जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे मुझे ये था कि आई वाज नॉट बॉदर्ड अबाउट कि मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो प्रिडिक्ट नहीं हो पाता। बट हाँ, मुझे ये था कि अपना बेस्ट से बेस्ट लिखना है मुझे, कि जितना मैं मैक्सिमाइज कर सकता अपना स्कोर। इनफैक्ट सर जब पेपर 1 मैं दे के आया था अपने एग्जाम के टाइम पे, तो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद माई पेपर 1 परफॉर्मेंस। सो उस टाइम पे मैंने यही सोचा था कि मतलब मेरा टारगेट था कि 90 प्लस भी अगर मैं स्कोर कर रहा हूँ वो भी सही है, क्योंकि जो मेरा जो यूजुअली मैंने नोटिस किया था कि 90 प्लस में ला सकता हूँ। बट जब मैंने 113 देखा तो आई वाज रियली हैप्पी सर, कि इट वाज Yes, मोर see देन the एक्सपेक्टेड। things ki obviously 90 was not a big issue for you because जो भी हमने आपका टेस्ट का कॉपी चेक किया तो देखा जाए तो शायद 80 से लेकर के 115 के आसपास में आपके मार्क्स मैंने दिया है। मैक्सिमम 115.5 हमने एक टेस्ट में दिया था, और सम टाइम 100 प्लस कई बार ये दिया। तो जो एक चैलेंज होता, फॉर एग्जांपल बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 70 के करीब में आ जाते हैं, 70 उनके लिए बहुत इशू नहीं होता। तो 70 से जो 100 लाने का जर्नी होता है, उसमें आप किस ढंग से सजेस्ट करेंगे इन लोगों को? सर मुझे लगता है कि जो 70 मार्क्स से जो जर्नी है 100 प्लस लाने के लिए, उसमें जो एक फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ प्रैक्टिस ही है सर। बिकॉज जब आप काफी टाइम से पढ़ रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो कंटेंट सबके पास लगभग सेम ही होता है। बट उसको हम जब एग्जाम में प्रेजेंट करते हैं तो जो हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, वर्ड सिलेक्शन होता है, वो कितना हम अपने थॉट्स को क्लियरली पुट कर पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो प्रैक्टिस से ही आता है सर, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मुझे लगता है ये यही डिफ्रेंशिएट कर देता है नॉलेज के अलावा, कि आप कैसे उसको पुट कर पा रहे हो जो आपको पता है उसको। तो मुझे लगता है सर यही एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कैंडिडेट्स का होता है कि क्वेश्चन देखे। ऑब्वियसली बात ये होती है कि 3 आवर्स में क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि देयर इज नो अनलिमिटेड टाइम।
तो a lot of time है, क्वेश्चन देखते के साथ बहुत सारे हैं, धराशायी हो जाते हैं, वो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर इसके लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मेरे साथ भी एग्जाम हॉल में हुआ था 2020 वाले अटेम्प्ट में। जैसे कई बार होता है कि हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हमें समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन, तो हम उस टाइम पे थोड़ा पैनिक कर जाते हैं कि अभी तो हम इस बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे। बट होता क्या है कि जब आप काफी टाइम से प्रिपेयर करते हो, तो अगर हम एक काम माइंड से सोचें, तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसके बारे में हमें कुछ ना कुछ आइडिया ना हो। मतलब हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई आइडियाज हैं। जस्ट जरूरत है कि उस टाइम पे अपने आप को काम रख के ऑर्गेनाइज करने की उन थॉट्स को, कि जो भी रैंडम आइडियाज अपने माइंड में आ रहे हैं उनको अरेंज कर लेना एक लॉजिकल फैशन में। तो मैंने भी यही किया था। जैसे एक्चुअल एग्जाम में जैसे हमारे टाइम पे जो आर्गुमेंट्स थे, तो मैंने जब पहली बार वो आर्गुमेंट का टॉपिक पढ़ा था, वाज नॉट एबल टू कंप्रहेंड कि पूछना क्या चाहते हैं। बट उस टाइम पे मैंने थोड़ा 2-3 बार पढ़ा उसको, थोड़ा शांति से सोचा, तो अपने थॉट्स को मैंने देखा कि मैं बेटर ऑर्गेनाइज कर पाया था। तो जो और लोग ये सिचुएशन फेस करते हैं उनके लिए भी सर मेरी यही एडवाइस रहेगी कि अगर अपनी प्रैक्टिस के ऊपर अपने हमें फेथ रखना है एग्जाम हॉल में, कि अगर हमने सही में जेन्युइनली हार्डवर्क किया है तो वो डेफिनेटली हम टैकल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होगा। तो बस जरूरत है कि हमें पैनिक नहीं करना है, नर्वस नहीं होना है, और अपने ऊपर फेथ रख के बस अपना बेस्ट एबिलिटी से आंसर करना है सर उसको। तो मेरा यही अप्रोच था सर। Okay, Naveen, you put your question. यस सर। Yes. सर मेरा ये क्वेश्चन है सबसे पहले कि तो ये टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि और दूसरा एक वर्ड लिमिट, क्योंकि जब एक बार फ्लो में आ जाते हैं हम तो वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा क्रॉस हो जाता है या फिर कम हो जाता है, उसका मतलब हाउ टू टैकल इट। देखो नवीन, आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट वाला इशू है ये इनिशियली जब हम प्रैक्टिस करते हैं हर कोई फेस करता है। तो इसके लिए देखो क्या होता है कि हमें एक डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी अलग अलग सेक्शंस के लिए एग्जाम में। कि हमें जब हम एग्जाम लिखते हैं, जब प्रैक्टिस भी करते हैं घर पे भी, तो हमें बहुत अपने साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि हम उस टाइम लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 4 एसेज हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम एक ऐसे को 15 से 20 मिनट्स दे रहे हैं, इससे ज्यादा हमें एक्सीड नहीं करना है। तो वो हमें माइंडफुल रहना पड़ेगा उस चीज के लिए। कई बार होता है जैसे हम किसी टॉपिक के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो जैसे आपने कहा कि हम ज्यादा लिखने लग जाते हैं। बट हमें थोड़ा ये माइंड में रखना पड़ेगा कि हमारा गोल है कि सारा पेपर अटेम्प्ट करना है विद डिसेंट क्वालिटी, रेदर देन कि कुछ बहुत अच्छा लिख दिया और फिर कुछ लिख ही नहीं पाए। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक वॉच लेके अपने साथ एक डेडलाइन सेट कर सकते हैं कि हाँ, कि मुझे ऐसे इतने फ्रेम में कंप्लीट करने हैं। और अगर उस टाइम में कंप्लीट नहीं होते तो जहां पे आपका हो गया उसको छोड़ दीजिए फॉर द टाइम बिंग, आर्ग्यूमेंट्स में मूव कर दीजिए। और फिर देखिए कि 20 मिनट जैसे आप एक आर्ग्यूमेंट को दे रहे हो, तो आप टाइम एक सेट कर लीजिए कि इतने टाइम में आपका पेपर इतना इतना कंप्लीट होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि लास्ट में आपको पता रहेगा कि आप एग्जाम हॉल में कि कितनी आपकी प्रोग्रेस हो रही है, मतलब कितना आपका पेपर बाकी है, कितना कंप्लीट है। तो उससे आप अपने आप को नेविगेट कर सकते हैं पूरे पेपर को, और कंप्लीट हो जाता है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। तो सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि एक पैसे राइटिंग होती है, इसमें काफी टाइम लग जाता है कॉम्प्रिहेंड करने समझने में। तो इसकी क्या भूमिका रहती है, क्या मतलब किस टाइप से इसको टैकल करें जिससे कि हमें इजी रहे कि पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए। बाकी चीजें तो हो जाती, पैसे में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। ऐसे में आपको पूछ रहे हो ना? ऐसे पैसे 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 प्रेसी प्रेसिज, ओके ओके पैसे हाँ पैसे। ओके ओके। देखो प्रेसिज जो है ना वो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे लो हैंगिंग फ्रूट होता है पूरे एग्जाम में, क्योंकि 15 मार्क्स का होता है। एंड उसमें क्या है कि एक अगर आप अपने मतलब उस देखो सिंपल बात है, पहले जो पैसेज होता है उसको अच्छे से पढ़ो, पहले उसको समझो कि उसका क्रक्स क्या है उस मतलब पैसेज का। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझोगे तो आप अगर लिखना स्टार्ट करोगे तो आप कॉपी पेस्ट कर दोगे अपने बॉक्स के अंदर, जो कि नहीं करना है। तो पहले आप उसको शांत दिमाग से पढ़ो, समझो कि उसका क्रक्स क्या है, बेसिक थीम क्या है उस पैसेज का। और उसके बेसिस पे जब एक रफ ड्राफ्ट बना लीजिए पहले, उसमें लिखो उसके पैराग्राफ वाइज। जैसे पैराग्राफ ऑलरेडी डिवाइडेड होते हैं, तो आप देखो पहले पैराग्राफ में क्या क्रक्स है, तो उसको अपने वर्ड्स में आप नोट डाउन कर लो। और उसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है तो उसको जरूर नोट डाउन करो, उसको मिस मत करो। बट बाकी जो लिख रहे हो वो अपने वर्ड्स में लिखो। तो ऐसे क्या होगा, आप सारे पैराग्राफ्स को मिनिमाइज करते जाओगे तो आपके पास एक शॉर्ट ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा। और अब उस ड्राफ्ट को देख के आप बस बॉक्सेस में फिल करना स्टार्ट कर दो, और थोड़ा माइंडफुल रहो कि आप कटिंग नहीं कर रहे हो, आप जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनको मिस नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा माइंडफुली करो। बट बाकी बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको मैं जनरली लास्ट में करता था, क्योंकि मेरा था कि अगर प्रेसिस में क्या होता है कि अगर आप लास्ट में करते हो, मेरा ओपिनियन है, क्योंकि आप अगर उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो जल्दी। जैसे मेरी थोड़ी रीडिंग हैबिट अच्छी थी तो मैं उसको लास्ट में रखता था इसलिए। तो वो करीब करीब 10-15 मिनट जो आखिरी होती थी उसमें मैं कंप्लीट करता था उसको। तो आप ये भी ट्राई करके देख सकते हो। बाकी जो मैंने ओके आपको बताया प्रेसिस के लिए वो ओके इम्पोर्टेंट। शुभम, ये रजत का एक क्वेश्चन है कि आपका कितना टाइम लगा था प्रेसी राइटिंग में? जनरली तूने 2 बार सपोज क्वालिफाई किए, तो कितने टाइम अप्रोक्स लगा है?
सर मुझे लास्ट दोनों अटेम्प्ट्स में प्रेसिज एकदम लास्ट में ही कर पाया था, और 10 मिनट्स के अंदर ही मैंने किया था सर, क्योंकि क्या था कि मैंने बाकी टाइम और सेक्शंस में डिवोट कर दिया था। तो प्रेसिज के लिए क्या था, मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया था, बट मैंने उस टाइम पे रफ ड्राफ्ट नहीं बना पाया था मैं दोनों अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था। तो बट मैंने ऑन द स्पॉट ही कर दिया था सर। ओके बस ओके चलो, एग्जाम में प्रेशर है, टेस्ट मल्टीपल टाइम आपने दिया है, एटलीस्ट हमारे पास बहुत सारे टेस्ट दिए, तो उस टेस्ट में जनरली आप कितने टाइम डिवोट करते थे? सर मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं करता था सर, 10 to 15 मिनट्स के बीच में ही रखता था सर, कितना ही होता था। ओके, ऑब्वियसली एक्चुअल में देखा जाए तो 200 मार्क्स हमारे पास हैं और 180 मिनट्स हैं, तो इनफैक्ट हमें जनरली कुछ जो पार्ट हैं उसमें थोड़े कम टाइम लगाने होंगे, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा हम नहीं डिवोट कर सकते इन जनरल, यदि पेपर कंप्लीट करना है तो। इट्स माय ओपिनियन एंड ऑब्जर्वेशन, आई थिंक इट इज राइट। यस सर, राइट सर, कंप्लीट एब्सोल्युटली सर। ओके रजत, सर योर प्रेसी से related यस question- रजत, क्वेश्चन आपके कोई है तो आप एक्स्ट्रा और पूछ लो। सर जैसे सर ने बोला कि प्रेसी में सर ड्राफ्ट बनाना है, रीडिंग करना है एंड देन फिर उसको बॉक्स में फिल करना है, तो सर मैं इसी प्रोसेस से काम कर रहा हूँ, बट मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरा टाइम सर 30 और 25 से नीचे रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो मैं इसके लिए एक चीज बताऊंगा आपको, जो मैंने खुद भी ट्राई करी थी, कि जब आप रफ ड्राफ्ट बनाते हो ना, तो उसको बहुत ज्यादा फेयर नहीं लिखना है ना उसको, तो उसको आप बहुत रनिंग हैंडराइटिंग में भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको एक वर्ड कंप्लीट ही लिखना है, क्योंकि उसको बॉक्स में लिखोगे तब कंप्लीट लिख लेना। तो जस्ट आपको समझ में आना चाहिए बस वो ड्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप उस पर ज्यादा टाइम मत दो, बस नोट डाउन करते जाओ जो आपको लग रहा है शॉर्ट करके, क्योंकि आप उसको एक्चुअल उसमें जब करोगे तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर भी सकते हो। तो उसमें जब रफ ड्राफ्ट बनाते हो तो उसको एक्चुअल की तरह मत ट्रीट करो कि आप एक एक वर्ड बहुत क्लियरली लिख रहे हो, पूरा लिख रहे हो। बस एक बहुत रनिंग हैंडराइटिंग में बहुत रफ वे में लिख दो, ताकि बस आपको समझ आ जाए वो, और उसको टेम्पलेट की तरह यूज करते हो, बॉक्स में फिल कर दो बस। थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हो, तो उससे टाइम कम लगेगा आपको। जैसे सर मैंने बहुत स्मॉल पार्ट्स में इसको ब्रेक किया था, तो जैसे 400 वर्ड्स का प्रेसी आता है, तो एक्चुअल में मेरे को 400 वर्ड्स को समझने में, अंडरस्टैंड करने में अप्रोक्स 9 to 10 मिनट्स लग जाता है। तो इतना ठीक है या मुझे इससे और कम करना चाहिए उसकी अंडरस्टैंडिंग टाइम पीरियड के देखो हिसाब से? देखो ऐसा है कि जैसे आप बता रहे हो आपको थोड़ा टाइम लगता है, वो इनिशियली आपको अभी लग रहा होगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वो डेफिनेटली घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है टाइम, क्योंकि आपकी जो कंप्रीहेंड करने की पावर होती है वो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस, विद जैसे जैसे आप ज्यादा रीड करते हो वो इंप्रूव हो जाती है। तो आप कहीं ना कहीं ज्यादा पिक कर पाओगे कि अच्छा ये एग्जैक्टली ऐसे पैसेज में कहना क्या चाहते हैं। तो वो अभी के लिए अगर आपको टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा कम, बट आप कंसिस्टेंटली करते रहो, और उससे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाता है काफी। इनिशियली मेरे साथ भी होता था, टाइम लगता था, क्योंकि कई बार पैसेज ऐसे होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है पैसेज टू जी पैसेज भी। बट हाँ, आप अपने मन में ये लेके चलो कि 15 मिनट्स के अंडर आपको करना ही है, तो उससे धीरे धीरे क्या होगा कि आप जब उसको मल्टीपल टाइम करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी कि आप समझ पाओगे उसको जल्दी, तो हो जाएगा वो प्रैक्टिस से। ओके ओके मंजुनाथ, थैंक यू। मंजुनाथ, आर यू लिसनिंग? ओके अमन, हेलो सर। या पुट योर सर क्वेश्चन। पेपर अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस क्या रखें, जैसे कि पहले कंप्रेहेंशन या फिर ऐसे से स्टार्ट करें? सीक्वेंस क्या होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने का? देखो ऐसा है, मैं ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, वो हर इंसान थोड़ा अलग अलग वे में करता है जो उसको कंफर्टेबल लगता है। बट मैंने तो हमेशा से जो सीक्वेंस होती है ना वही फॉलो करी है, एक्चुअल एग्जाम में भी और प्रैक्टिस के टाइम पे भी, क्योंकि मुझे वो सूट करता था। जैसे मैं हमेशा सबसे पहले ऐसे से ही स्टार्ट करता था, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमारा माइंड काफी फ्रेशन अप होता है, क्योंकि 2 घंटे का ब्रेक होता है, उसके बाद हम जाते हैं। तो एसेज को मैं प्रायोरिटी देता था, क्योंकि एसेज में आपको बहुत सारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचना होता है। तो मेरी प्रायोरिटी होती थी कि एसेज को मैं पहले अटेम्प्ट करता था, बट और मैं उसी सीक्वेंस में चलता था जिसमें क्वेश्चंस होते थे, और ग्रामर में लास्ट में करता था। बट कुछ लोग सजेस्ट करते हैं ग्रामर पहले करना चाहिए, बट मेरे लिए तो ये वर्क करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एसेज में थोड़ा बेटर कंटेंट लिख पाता था, और ग्रामर में क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीटेटिव टाइप के होते हैं तो उसमें उतना सोचना नहीं होता, तो एंड में भी अटेम्प्ट हो जाते थे वो। तो मैं तो वही सीक्वेंस फॉलो करता था। बट आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो एग्जाम में, आप टेस्ट लिखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उस टाइम पे आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपको क्या सूट करता है, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या बेटर सीक्वेंस रहेगी आपके लिए। ओके रोहन, हाँ यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर हमें क्वेश्चन तो समझ में आते हैं, लेकिन सर जब स्टार्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन एक बार स्टार्ट हुआ तो फिर हम्म। मतलब ठीक आ जाता है। तो सर वो स्टार्ट कैसे करें, मतलब वो थोड़ा सा जल्दी आ जाए, तो इसके इसके बारे में क्या सजेस्ट?
ओके, देखो ऐसा है, जैसे जब हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे एसेज हो गए या आर्गुमेंट में, तो कई बार होता है कि हमें इनिशियली जो आप बता रहे हो ना, वो सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी होता था कि कई बार बहुत टाइम होता है, आप समझ नहीं पाते कि आप स्टार्ट कैसे करो उसको। लेकिन वो उसके लिए देखो एक सिंपल सोल्यूशन यही होता है कि आपको है ना, देखो इसमें वर्ड लिमिट ऑलरेडी 300 वर्ड्स की है ऐसे में, और आर्गुमेंट में भी आपको 3 पेज मिलते हैं लिखने के लिए। तो सिंपल है कि आप ज्यादा मत सोचो, बट बेसिक सा एक क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन आप तैयार कर लो अपने रफ ड्राफ्ट में, जबकि हाँ आप या तो डिफाइन कर सकते हो उस टॉपिक को, या आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझा सकते हो, उससे रिलेटेड कोई आपको कोई इवेंट या कोई इंसिडेंट याद आ रहा है जिसके कारण वो न्यूज में रहा है, उसको शेयर कर सकते हो। तो बस आपका मेन एम ये होना चाहिए कि जब फटाफट आप उसका जो मेन डिमांड है क्वेश्चन की, उस पर आ जाओ, तो फिर आप उसमें एंटर कर जाओगे तो आपका मैक्सिमम स्पेस तो वैसे भी वही ऑक्यूपाई करेगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, विद प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाता है ये। इनिशियली होता है सबके साथ, मैंने भी जब लिखा था इनिशियली तो मुझे भी बहुत टाइम लगता था सोचने में, बट ओवर द टाइम आप ऐसे की डिमांड के हिसाब से समझ जाते हो कि कैसे आप इंट्रोडक्शन बेटर स्टार्ट कर सकते हो। मे बी वो आपके पास कोई डाटा हो उस टाइम पे, उसको यूज कर सकते हो, तो वो आप समझ जाओगे विद प्रैक्टिस की धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है वो विद टाइम। Okay, सर एक Abhishek. क्वेश्चन सर। Yes, Rohan, continue. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कुछ लोग कहते हैं सर कि जो आर्गुमेंट राइटिंग है उसमें भी कंक्लूजन होना चाहिए, तो सर उसमें भी कंक्लूजन आपने लिखा था क्या, मतलब? देखो मैंने दोनों अटेम्प्ट्स में जो दिया था उसमें मैंने एक बार भी कंक्लूजन में या फिर इंट्रोडक्शन नहीं लिखा था, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब वहां पे उन्होंने आर्गुमेंट्स अगर दे रखे हैं और मैक्सिमम स्पेस वो आपके आर्गुमेंट्स के लिए चाहते हैं, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज वो स्पेस को आप उससे अच्छा बेटर पॉइंट्स लिखने में यूज कर सकते हो आर्गुमेंट्स में, है ना। अगर अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की स्पेस घटा रहे हो आर्गुमेंट्स के पॉइंट लिखने की, आपको कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा स्पेस। तो मैं पर्सनली बिलीव करता था, मैं सीधा बस जो टॉपिक होता था उसकी हेडिंग डालता था और फॉर में लिखना स्टार्ट करता था, फिर आफ्टर 1.5 पेज में आर्गुमेंट्स में अगेंस्ट में लिखना स्टार्ट करता था, और पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता था मैं, मतलब वन लाइनर ना होके उनको सब्सटेंशिएट करता था विद एग्जांपल्स, और उसको एक्सप्लेन करता था ताकि जो एग्जामिनर है उसके मन में कोई डाउट नहीं रहे कि मैंने कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, ताकि मैं वो क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो मैं उस पर ज्यादा इंफेसाइज करता था, ना कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैंने नहीं दिए कभी भी। Okay, सर कितने Abhishek. पॉइंट्स यूज करते थे आप? Abhishek. ओके सर, गुड इवनिंग सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि पेपर 2 में सर सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट कौन सा है जहाँ से हम अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं सर? किस पोर्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करें जिससे सर स्कोर मैक्सिमाइज हो? तो अभिषेक मुझे लगता है कि सबसे स्कोरिंग जो सेक्शन होता है पेपर 2 में, वो डेफिनेटली एसेज है, बिकॉज जैसे मैक्सिमम चंक भी पेपर का 80 मार्क्स का वही फॉर्म कर रहे हैं। और एसेज में क्या होता है, आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है अपने आइडियाज को डिस्प्ले करने की, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हो, जो हर इंसान अलग अलग करेगा अपने प्रैक्टिस लेवल के हिसाब से, अपनी खुद की जो उसने मेहनत करी उसके हिसाब से जो रीडिंग करी है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू ऐड वेरियस पर्सपेक्टिव्स। तो उसमें आप काफी अपना जो हार्डवर्क है उस डिस्प्ले कर सकते हो एग्जामिनर के सामने, कि ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। और एट द सेम टाइम मुझे लगता है आर्गुमेंट्स भी काफी स्कोरिंग होते हैं, बिकॉज आर्गुमेंट्स में कई बार आपकी जो एक क्रिएटिव साइड होती है या फिर आपकी जो पॉइंट जनरेट करने की एबिलिटी होती है, रीजनिंग एबिलिटी, वो भी काफी क्लियरली दिखती है। बिकॉज तो ये दो मुझे लगता है बहुत स्कोरिंग सेक्शंस होते हैं, जिसमें अगर आप अच्छा करोगे तो आपका अच्छा स्कोर आने की चांसेस बढ़ जाती हैं। ओके सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन मेरा और था सर, हमारा फोकस पूरा पेपर कंप्लीट करने पे होना चाहिए या फिर सर 180 अटेम्प्ट करें उसको बहुत अच्छे से करें, 20 छोड़ दें, 180 करें उसको थोड़ा और ज्यादा टाइम देके करें? सर 180 अटेम्प्ट करके क्या सर वहाँ सर 100 अचीव किया जा सकता है? देखो इसमें ना मैं अपना अपना और मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं जिनका इस साल क्वालिफाई हुआ उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वो डिपेंड करता है कि देखो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको क्वालिटी तो मेंटेन रखनी है, बट एट द सेम टाइम पेपर कंप्लीट करना भी एक होना चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि अगर आप 20 मार्क्स का मिस करते हो आर्गुमेंट, तो उससे क्या हो रहा है, आपका क्लियर 20 मार्क्स का लॉस हो रहा है, राइट। Yes. तो आप जैसे कई बार आपको लग रहा है कि आप टाइम में मिस कर रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। वो विद प्रैक्टिस आप क्या होगा कि मैनेज कर लोगे तो वो नहीं होगा प्रॉब्लम आपको कंप्लीट करने में। बट एट द सेम टाइम मैं सजेस्ट करूंगा, अगर ऐसी सिचुएशन होती भी है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोई बिल्कुल कंप्लीटली ऑल टुगेदर तो कुछ मिस ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्कोर Yes. 100 प्लस आने में थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं फिर क्योंकि आपका ऑलरेडी 20 मार्क्स का ऑलरेडी लॉस हो गया। तो लेकिन ऐसा नहीं कि Yes, sir. आता नहीं है, बहुत सारे लोगों के अच्छे स्कोर फिर भी आए हैं, बट आप कोशिश करो कि कंप्लीट करना भी प्रायोरिटी रहना चाहिए। और सर ग्रामर के लिए सर मैक्सिमाइज कैसे करें सर? देखो ग्रामर 20 के लिए, आउट ऑफ हाँ हाँ, 25? देखो ग्रामर के लिए क्या है ना कि जो पैटर्न होता है वो हर साल काफी रिपीटेटिव होता है सीएपीएफ के पेपर 2 में। तो अगर आप उसको
एक बार आपने उसको जो बेसिक रूल्स हैं ग्रामर के वो समझ लिए, आपने एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह के जो किस तरह से रूल्स होते हैं, कैसे करना सॉल्व, वो समझ लिया, तो उसमें आप टारगेट अपना रखो कि हाँ मैक्सिमम करना है मेरे को स्कोर, कि एटलीस्ट कम से कम आप आराम से 15 प्लस तो स्कोर आराम से कर सकते हो आउट ऑफ 25, बट आप 20 भी कर सकते हो अगर आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो। बट वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आप को क्वेश्चन कितना अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बट ज्यादा नहीं सोचना है, बट बस अपना टारगेट रखो कि हाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, और जितना अटेम्प्ट हो सके, जितना बेस्ट कर सकते हो उतना करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं ग्रामर का, बट कर दो बस अटेम्प्ट आप अपने हिसाब से जो आपको अंडरस्टैंडिंग है उसके ओके, हिसाब से। शुभम, एक कैंडिडेट का Thank you. क्वेश्चन है कि जो आपका करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में आप ऐसे में आपने कितना एडवांटेज उससे लिया, कितना आप कनेक्ट कर पा रहे थे करंट अफेयर्स से अपने ऐसे को? सर मुझे लगता है करंट अफेयर्स का तो बहुत ही मेजर रोल रहा था, बिकॉज कई बार होता है टॉपिक्स होते हैं वो एक्सप्लिसिटली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड नहीं है, बट जैसे मैंने उनमें एग्जांपल्स ऐड किए थे जो करंट इवेंट से रिलेटेड थे। जैसे 2021 में अगर मैं बात करूं, जैसे अर्बनाइजेशन वाला एक टॉपिक आया था, तो उसको मैंने एक पर्सपेक्टिव कोविड से लिंक करके भी ऐड किया हुआ था उसमें, कि रिसेंटली जो देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन से भी ऐड किया था, तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट इवेंट्स होते हैं उससे लिंक कर सकते हैं एक पर्सपेक्टिव में, तो मैंने सर हेविली यूज किया था उसको, अपने आर्गुमेंट्स में भी किया था सर, और एसेज में भी किया था। ओके, सो इनका क्वेश्चन है कि क्या विजन आईएएस का मंथली मैगजीन सफिशिएंट होगा? सर विजन आईएएस का मैगजीन जो है वो मेरे लिए पर्सनली हेल्पफुल था रिवाइज करने के लिए, बट एट द सेम टाइम सर जो रेगुलर रीडिंग होती है उसको कुछ बीट नहीं कर सकता, बिकॉज जब हम रेगुलर रीड करते हैं जब भी हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी इंप्रूव होती है। मैगजीन्स बस आपको एक कंसाइज वे में रिवाइज करने में हेल्प कर सकती है कि टॉपिक्स की आपको लिस्ट मिल जा रही है, बट जो रेगुलर रीडिंग होती है सर वही ज्यादा हेल्पफुल होती है, मैगजीन्स तो बस एक एडिशन है सर उसमें। ओके, जो आर्गुमेंट आपने लिखा तो उसमें आपने फॉर और अगेंस्ट दोनों में कितने कितने पॉइंट एक्चुअल एग्जाम में लिखा था? सर मैंने दोनों आर्गुमेंट्स में 5 पॉइंट्स लिखे थे सर, 2020 में भी और 2021 में भी, दोनों साइड। ओके, गुड। गौरव। यस सर। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरे 4-5 डाउट हैं। सर कंटेंट कोई भी ऐसे आता है, कंटेंट होता है जैसे कि हमारे पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जैसे वुमेन के ऊपर, यूथ के ऊपर, तो हम वो डाटा इंक्लूड करने के चक्कर में मेरा समय बहुत खराब हो जाता है, और मतलब उसको रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए कि मैं अच्छा से कैसे लिखूं, तो उसको कैसे मैनेज करें सर? देखो ऐसा है कि जैसे जो आपने बोला ना कि डाटा आप इंक्लूड करना चाहते हो, उसके चक्कर में कई बार हो जाता है, तो देखो डाटा है ना, आपको हर ऐसे में फोर्स नहीं करना है, क्योंकि कई बार होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें आपको वो डाटा रेलेवेंट भी नहीं लगेगा, तो कई बार होता है कि डाटा या फिर याद भी नहीं आता है और वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रेलेवेंट नहीं होता, बट एट द सेम टाइम मैं पर्सनली जो मैं करता था डाटा को लिंक करने के लिए, वो आप शायद ट्राई करके देखना, तो मैं क्या करता था कि अगर कोई टॉपिक है उसमें अगर मैंने कोई स्टेटमेंट डाली है अपने ऐसे के अंदर, तो मैं कोशिश करता था कि कोई डाटा है जो हो सकता है डायरेक्टली उस टॉपिक से रिलेटेड ना हो, बट अगर वो मुझे लगता है रेलेवेंट है तो मुझे अगर उस टाइम पे आता था तो मैं लिखता था। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे वर्क फ्रॉम होम पे ऐसे आया था 2021 में, तो उसमें जब मुझे चैलेंजेस लिखने थे तो उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि इंडिया में अपने जो मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल जो वर्कर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो उसमें मैंने अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी का मेंशन कर दिया था कि 93% के अराउंड इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, तो वो डायरेक्टली ऐसे टॉपिक से रिलेटेड नहीं था। तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको पहले से अगर याद आ रहा है, या फिर मतलब फोर्स नहीं करना, अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सारे में नहीं भी लिखे थे, डाटा चल जाता है। सर पता प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे वुमेन पे से आ गया, यूथ पे से आ गया, तो हमारे पास ऑलरेडी वो कुछ बना हुआ है कंटेंट, तो हम लिखना भी चाहते हैं तो हमारा फोकस उधर चला जाता है। जैसे यूथ के ऊपर सर ने अभी एक हमारे को ऐसे दिया था, आवर यूथ्स आर हैविंग पोटेंशियल बट दे आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क, तो हमारा डेमोक्रेटिक डिविडेंड की तरफ चले जाता है मेरा कि माइंड ऐसे पूरा शिफ्ट हो जाता है, पर क्वेश्चन कुछ और आस्क कर रहा है, तो उसको मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आती है। हाँ, तो उसके लिए देखो यही है ना कि जैसे आप जब ऐसे लिखते हो ना, तो आप, मैं इसलिए कहा कि डाटा जो है ना उसको आप बिल्कुल प्राइमेसी मत दो, वो बस एक वैल्यू एडिशन है कि आप ऐड कर पा रहे हो, तो आप जो ऐसे है ना उसके ब्रॉड उसको मत भूलो कि उसकी डिमांड क्या है ऐसी की, तो उसको हमेशा ध्यान में रख के आप ऑर्गेनाइज करो अपने थॉट्स कि हाँ आपने डाटा ऐड कर दिया अच्छी बात है, बट रिवर्ट कर दो बैक से कि मतलब फिर से क्या बोलते हैं आगे जो पॉइंट्स है उन पे आ जाओ फिर आप उसको एड्रेस करने के लिए। सर वे फॉरवर्ड में हमें जैसे लेमैन लैंग्वेज में लिखें तो चलेगा सर, और कंक्लूजन में भी कि हम लेमैन लैंग्वेज में
तो मतलब एज ए वी आर ग्रेजुएट सर, बट अगर हम लेमन लैंग्वेज में लिखते हैं तो बड़ा मतलब ये और ज्यादा नहीं लगेगा? देखो ऐसा है ना कि कई बार टॉपिक पे भी डिपेंड करता है। जैसे हम कई बार ऐसे लिखते हैं तो सारे ऐसे तो हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं लिख पाते, तो चल जाता है। जैसे मैंने भी 2020 में भी दिया था, 2021 में भी दिया था। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कंक्लूजन दे देते हो, कई होता है उसमें आप उतना अच्छा नहीं दे पाते। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अच्छा होना चाहिए, ज्यादा मैटर नहीं करता। एक पर्टिकुलर ऐसे में अगर आपने उतना अच्छा नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कंक्लूजन में कितना लिख सकते हैं? इससे ज्यादा ज्यादा देने की जरूरत तो नहीं है कंक्लूजन में, या पूरा पूरा का पूरा रिकैप? जैसे मैं तो कंक्लूजन को सिर्फ लास्ट 3 to 4 लाइन्स ही देता था, 4 लाइन्स ज्यादा से ज्यादा। मतलब उसको एक पॉजिटिव नोट पे एंड कर देता था बस, और कोशिश करता था कि उसको एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे एंड करूं, चाहे कितना भी नेगेटिवली टोन्ड ऐसे हो। तो बस मेरा तो यही रहता था माइंड में, तो उसको मैं रैप अप कर देता था बस लास्ट में। सर प्रिसाइज में जैसे लास्ट 2021 में प्रिसाइज बहुत बड़ा था और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी था, समझ में नहीं आ रहा था क्या है, किस बारे में कह रहा है। तो स्पेस लिमिटेड है, तो उसको कैसे मैनेज करें सर? देखो प्रेसेस में तो है ना, सिंपल थंब रूल यही है, चाहे पैसेज कितना भी बड़ा हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, हमारा गोल असली में देखो क्या है ना, हमें बस उसको लिखना है प्रेसेस में शॉर्ट करके। तो अगर कई बार होता है, जैसे मैं पर्सनली ये चीज करता था कि अगर मुझे समझ लो पूरा ऐसे समझ पैसेज पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, बट हमारा गोल तो उसको बस शॉर्ट करके एक समरी टाइप लिखनी है उसकी। तो कई बार होता है कि जैसे कुछ चीज आपको नहीं समझ में आई, जैसे पैसेज की पर्टिकुलर एस्पेक्ट नहीं समझ में आया, तो उसमें आप क्या बोलते हैं, थोड़ी बहुत पैसेज से हेल्प लेके लिख लो। जैसे आपकी अगर वोकेबलरी थोड़ी स्ट्रांग होगी तो आप उस वर्ड का कुछ सब्स्टिट्यूट यूज कर दो, ना कि सेम वर्ड यूज करके उसका कोई सिनोनिम यूज कर दो। तो ऐसे करता था मैं कि मतलब मुझे समझ में नहीं सर आया पर बट मैं सर हम स्किप कर सकते हैं कुछ कंटेंट, बिकॉज जैसे लास्ट टाइम बहुत बड़ा प्रिसाइज था कि अगर हम उसको लिखना भी चाहें एक एक वर्ड स्किप करके, जब भी वो नहीं आता उसके अंदर, तो कोई कंटेंट हमें जो लग रहा है कि इसको हम स्किप कर सकते हैं उसके अंदर। हाँ देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो स्किप हो जाता है कई बार ना। जैसे मुझसे भी हुआ था ऐसा कि ज्यादा लेंदी होता है तब, तो कुछ ना कुछ जो लेस इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो आपको लगता है कि वो बस साइड फैक्ट्स हैं उसमें, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, तो उसको स्किप कर देता था मैं, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत लेंदी हो जाएगा, शॉर्ट हो ही नहीं पाएगा कभी। हाँ तो मेरे हिसाब से तो मैंने भी ऐसे ही किया था लास्ट टाइम। सर एक अदर क्वेश्चन सर, डोनेट किए थे, मतलब पेपर 1 को भी साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करनी है, तो एक दिन में हमें पेपर 2 को कितना टाइम देना चाहिए? देखो मुझे लगता है कि पेपर 2 का है ना, जैसे अभी हम जब पेपर 1 पे फोकस करते हैं, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो पेपर 2 के लिए हमें डेली, अगर हम जैसे रीड कर रहे हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, मेरा तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा यही था कि अगर मैं डेली रीड कर रहा हूं तो मेरे लिए वो भी इनफ था। मैं मतलब डेली प्रैक्टिस नहीं करता था, हाँ बट टेस्ट जरूर लिखता था, जैसे मैं प्रैक्टिस करता था। तो वो या वीकली बेसिस पे कर सकते हो आप, जो आपको सूट करे, ताकि आपका एक फ्लो बना रहना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेपर कंप्लीटली नेग्लेक्ट हो जा रहा है। तो बाकी रीडिंग तो आप करते ही हो, तो उससे आपका पेपर 2 का तो साइमल्टेनियसली हो ही रहा है डेली। तो यही रहता था मेरा तो अप्रोच। ओके, एक क्वेश्चन है शुभम, कि इन जनरल आपका सोर्स क्या था पेपर 2 का? सर पेपर 2 का मेरा सोर्स हमेशा से, जैसे मैं न्यूज़पेपर लास्ट 4-5 ईयर से पढ़ रहा हूँ, मतलब 2017 से, तो मेरा सोर्स हमेशा से वही रहा था। एडिटोरियल्स पे मैं फोकस करता था ज्यादा, क्योंकि उसमें तो टॉपिक्स आते थे, उससे वेरियस पर्सपेक्टिव सीखने को मिलते थे। बट मैं कई बार क्या करता था, जैसे न्यूज़पेपर से कुछ मुझे अच्छा डाटा मिल गया, रिलायबल डाटा मिल गया, या मुझे कोई ऐसी स्टेटमेंट मिल गई जो मुझे लगता है कि मैं इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में यूज कर सकता हूँ, तो उसको मैं नोट डाउन कर लेता था एवर नोट पे, ताकि उसको मैं बाद में यूज कर सकूं टॉपिक्स में, सिमिलर टॉपिक्स में। तो मेरा तो सिंगल सोर्स रहा है सर, यही रहा है। और बाकी यूट्यूब पे सर बहुत सारे चैनल्स हैं, उन पे कुछ टॉपिक्स के वीडियो देख लिए समझने के लिए, तो इनको ही करता था सर मैं पेपर 2 के ओके, लिए। नागेश, यू हैड क्वेश्चन? ये था कि आपने सर 2020 के अटेम्प्ट में और 2021 के अटेम्प्ट में जो कितने टेस्ट सीरीज लगाए थे, और उसमें आपकी जो पहली टेस्ट थी उसमें टाइम कितना लगा था सर? मैंने टेस्ट एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट अराउंड 10 के अराउंड तो लिखे ही थे शायद मैंने। और उसमें क्या था कि पहला जो टेस्ट लिखा था उसमें मैंने कंप्लीट तो कर दिया था, बट मैं अपनी क्वालिटी से उतना हैप्पी नहीं था फर्स्ट टेस्ट में। और वो बहुत नॉर्मल भी होता है कि आप जब इनिशियली टेस्ट लिखते हो तो उतना आप नहीं, आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें मिस आउट कर गई, बट ओवर द टाइम स्पेशली 2021 अटेम्प्ट तक आते आते तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया था। तो मतलब अराउंड 10 टेस्ट लिखे होंगे मैंने, हाँ टोटल। यस। ओके, शुभम, इन जनरल जो मेरा अपना एक्सपीरियंस या फिर मैं कैंडिडेट्स को जो गाइड कर रहा हूँ 2017 से, तो वो मैं देख रहा हूँ
तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कैंडिडेट का जो इनका रिजल्ट नहीं होता है, तो आइदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिटिल 5-10 मार्क्स से मिस करते हैं, तो मैं मानता हूं कि उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, इन द सेंस कि उनकी वो डिजर्व करते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट ना होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। आपका क्या इस पर ओपिनियन है? यस सर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जैसे कई बार होता है कि हम परफेक्शन सीख करते हैं सर लाइफ में, कि हम जब बहुत अच्छा लिखेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, या फिर हमारे पास जब सबसे बेस्ट कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा जब हम लिखेंगे या जब हम प्रैक्टिस करेंगे। बट होता क्या है कि बहुत लेट हो जाता है सर, तब तक एक्चुअल एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलने के बाद उतना टाइम रहता नहीं है। तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप उतना अच्छा नहीं भी कर पा रहे तो भी कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज तभी तो इंप्रूवमेंट हो पाएगा ग्रेजुअली। तो ये बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, यही चीज मुझे लगता है कि ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है रेदर देन नॉलेज या फिर कैपेबिलिटी। बहुत सारे कैंडिडेट हर बार जब एग्जाम आता है तो मैं देखता हूं कि ऑब्वियसली वो मेरे से ही नहीं, जितने भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं 10 चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं, और हर लोगों से यही बोलते हैं कि सर फाइनल लास्ट मोमेंट पे गेस दे दीजिए, गेस क्वेश्चन। तो मैं सम टाइम बोलता हूं ना कि ये परफेक्ट गेस है तो यूपीएससी से ही मांग लो, क्योंकि वो क्वेश्चन सेट किए हैं तो उनको पता है, वो एग्जैक्ट देंगे। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए आपका क्या मैसेज है? सर तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी जैसे यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें जैसे आपने कहा कि कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता क्वेश्चंस, तो हमारा फोकस होना भी नहीं चाहिए उस चीज पे। हमारा फोकस होना चाहिए हमने जो पढ़ा है, जो बुक्स पढ़ी हैं उनको रिवाइज करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से गो थ्रू करना। जितने डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करके गो थ्रू करेंगे, उतना ही हमारा जो एक्चुअल एग्जाम में अपना स्कोर इंप्रूव करने की चांसेस बढ़ जाती है। जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने ये नोटिस किया है कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार ऐसे सेट करते हैं कि जिसमें आपको अगर कोई नॉलेज कहीं और चीज से पड़ी हुई है, वो पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन में काम आ जाती है। आपने हो सकता है सेम क्वेश्चन ना हो, बट आपने कभी ना कभी प्रैक्टिस किया है, गो थ्रू किया है, तो कहाँ से हेल्प मिल जाती है वो हम भी नहीं जानते। तो मुझे लगता है कि हमारा फोकस तो सब कैंडिडेट्स का सिर्फ अपने जो एफर्ट्स है उस पर होना चाहिए, प्रैक्टिस करने पे होना चाहिए, ना कि ये स्पेकुलेट करने में कि क्या आएगा या नहीं आएगा। यस, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आपने ऑलरेडी दोनों टाइम टेस्ट दिया हमारे पास 20 और 21 में। इनफैक्ट मैं ये अपने बारे में ही नहीं कहता हूँ, जो भी प्रॉपर तरीका से जो एग्जाम को ट्रैक कर रहे हैं, जो अच्छे टीचर हैं, तो इन जनरल जो टेस्ट यदि वो कंडक्ट करवा रहे हैं 10, 15, 20, तो मैं समझता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ टॉपिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कवर हो जाते हैं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? यस सर, घूम फिर के, क्योंकि टॉपिक्स जो है वो काफी सिमिलर होते हैं, तो हमारे पास भी अच्छा खासा कंटेंट बिल्ड हो जाता है उन टॉपिक्स के बारे में। क्योंकि जैसे 4 एसेज लिखते हैं तो चांसेस बहुत होती है कि सेम टॉपिक नहीं आए तो सिमिलर आ जाता है कई बार। तो अगर हमने टेस्ट लिखने के बाद अगर हमने उसके ऊपर रिसर्च करी, उन टॉपिक्स के ऊपर अपनी तरफ से भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करी, तो डेफिनेटली सर हेल्पफुल होता है। बिकॉज लेकिन हाँ, अगर हमने टेस्ट लिख के बस उसको साइड में रख दिया तो उतना हेल्पफुल नहीं होगा, बट अगर हमने उसके ऊपर वर्क किया, कंटेंट डेवलप किया, तो डेफिनेटली सर होता है ऐसा, सर हो जाता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिपीट हो जाती है चीजें उससे सिमिलर। Okay, so regarding positivity and all, last 2 minutes में आप कुछ इन कैंडिडेट्स को मैसेज दे सकते हैं? सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर, आपके टेस्ट पहले पेपर 1 के टेस्ट में नॉर्मली कितने नंबर आते थे, और ये क्या मतलब इक्वल एक जैसे ही कहते थे कि कभी डिप हो जाते थे, कभी अप हो जाते थे, या फिर जितने फाइनल में आए उससे कम ही रहते थे या उससे ज्यादा रहते थे? देखो पेपर 1 में ना मेरा स्कोर बहुत फ्लक्चुएट करता था। जैसे अगर मैं कभी टेस्ट देता था तो मेरा 120 भी आ जाता था, कभी 130 भी आ जाता था, एक बार 160 भी आ गया था एक बार। बट मेरा पेपर 1 मुझे पता था, शुरू से ही पता था कि पेपर 1 मेरा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट नहीं था उतना। मतलब मैं जानता था कि पेपर 1 में कर लूंगा क्लियर, बट कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो पेपर 2 है। तो इस कारण से मैं अपना मोटिवेशन डाउन नहीं होने देता था, मेरा स्कोर अगर कम भी आता था तो एक्चुअल एग्जाम में जो रहा तो ये था कि एक्चुअल एग्जाम में मैं और बेटर कर सकता था। मैंने घर आके रियलाइज किया, जो मेरा स्कोर एक्चुअल में आया 132। लेकिन ऐसा ही होता है एग्जाम में, क्योंकि कई बार होता है कि हम उतना जितना हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती। बट हमारा गोल तो ओवरऑल अच्छा करना होना चाहिए कि हाँ, दोनों पेपर को हमें बैलेंस करके चलना है और टोटलिटी में अच्छा करना है। तो यही होता था, मेरा स्कोर बहुत वेरी करता था, बहुत फ्लक्चुएट करता था। वैसे सर आर्गुमेंट में कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे से 3 पॉइंट होते हैं, और हो सकता है कि उसके एक तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में, या फिर हमारे मन में बहुत सारी धारणा बनी होती है पहले से कि इसके बारे में पॉजिटिव में लिख के आते हैं हम। नेगेटिव में शायद ही एक ही क्वेश्चन एक ही वो मिल पाता है पॉइंट, और बाकी पॉइंट दिमाग में ही नहीं आते। उनके लिए क्या करना चाहिए?
देखो ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ऐसा होता है, कई बार होता है कि हम अपना जो पर्सनल ओपिनियन होता है उससे भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, बिकॉज कई बार हम पर्सनली भी उस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, तो हमारे पास बहुत पॉइंट्स होते हैं बट अगेंस्ट में नहीं होते। तो देखो इस वाले केस में तो यही प्रैक्टिस से इंप्रूव होता है, एंड एट द सेम टाइम अपनी जो रीजनिंग एबिलिटी है थोड़ी, उसको इंप्रूव करने के लिए जैसे आप रीड करोगे तो कई बार होते हैं टॉपिक्स जैसे न्यूज में भी चल रहे होते हैं जिसपे ओपिनियन बहुत डिवाइडेड होता है, तो आप कोशिश करो कि डेली लाइफ में भी आप दोनों साइड को देखने की कोशिश करते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा बन जाएगा कि आप किसी भी टॉपिक के दोनों चीजों को देख पाओगे। और देखो हर किसी को एग्जैक्ट नहीं पता होता कि ये पॉइंट सही है कि गलत है, हमें कहीं ना कहीं एक लॉजिकल बस पॉइंट देने हैं कि हाँ इस लॉजिक के कारण हम ये कह रहे हैं, तो वो एकदम एब्सोल्यूट करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, तो बस हम कितना जस्टिफाई कर पाते हैं उस चीज को, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो विद प्रैक्टिस आप धीरे धीरे आपका जो कंटेंट होगा उसको आप पुट कर सकते हो उसमें, जैसे आप डाटा से भी बैक कर सकते हो कुछ चीज को कि इस कारण से मैं ये कह रहा हूँ, तो अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप दोनों में लिख लोगे बैलेंस में, बट वो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा डेवलप हो जाती है वो। अच्छा सर, आर्गुमेंट में फॉर अगेंस्ट में सर हमें सब हेडिंग लेके लिखना चाहिए कि सीधे सीधे पॉइंट लिखना चाहिए और फिर डेटा इनपुट करना चाहिए? देखो वो डिपेंड करता है कि आपका क्या कंफर्ट, मतलब आप कितना कंफर्टेबल हो उस पर्टिकुलर वे में लिखने में। जैसे मैं क्या करता था कि मेरे थोड़े पैराग्राफ्स होते थे, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स, तो मैं कोई सब हेडिंग नहीं देता था, सीधा लिखना स्टार्ट कर देता था, तो एक काइंड ऑफ ऐसे नैरेटिव में लिखता था बट पॉइंट वाइज लिखता था। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया तो उसमें मैंने कोई स्टेटमेंट लिखी, तो उस स्टेटमेंट को मैं ऐसे अलग से अंडरलाइन नहीं करता था, ना कि मैं उसको मतलब हेडिंग नहीं देता था, बट उसको मैं सब्सटेंशिएट जरूर करता था कि उसको एक्सप्लेन करता था मैं कि, तो वो मैं जरूर करता था कि उसको अराउंड एक पैराग्राफ में लिखता था, तो ऐसे 5 छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो जाते थे, एक एक Okay. फॉर के लिए और अगेंस्ट के लिए। Okay, thank you, Okay, Shubham, for communication and the tips, guidance you provided. I hope you people enjoyed this. Obviously, in future, you people will be in contact with me throughout your preparation. और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि आप कर सकते हो। ऑलरेडी यदि आपने टाइम अपना दे रहे हो तो हर कोई डिजर्व करता है। जरूरत ये है कंसिस्टेंट रहो, आप पॉजिटिव एटीट्यूड की यस हम सेलेक्ट हो रहे हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर अधिक स्कोर करो, जो थोड़ा वीक है उसको आप थोड़ा एटलीस्ट एवरेज पे लाओ। ओके, सो हम फ्यूचर में फिर ऑब्वियसली है ऑन रेगुलर बेसिस पे आप लोग से कांटेक्ट करते ही रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है, फिर चलेगा। ओके, थैंक यू।